हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए मैं जो चैप्टर नंबर आपका 7 है नियंत्रण एम 7 में इसका शानदार नोट्स लेके आ चुका हूँ, जिन नोट्सों को पढ़कर आप 95 अबव % भी टारगेट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए नोट्स बिल्कुल शानदार है। और अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है। वहाँ से आप मेरे को तुरंत मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो। तो अभी आप नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पे ना जाए, क्योंकि नोट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, कंप्लीट वॉच करना होगा, जिसके अंदर आपको मैं वीडियो के बीच में एक कोई भी कोड बता दूंगा और वो कोड आपको नोट करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, ताकि आपको चैप्टर नंबर 7 की PDF मिल सके। बात करते हैं नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण साथियों क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और आपको पता भी होना चाहिए। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टिकर तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण करने की क्षमता को ही नियंत्रण कहते हैं। जो पर्यावरण के अनुक्रिया के प्रति जो उत्पन्न गति को विशिष्टिकर तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण करने की क्षमता क्या कहलाती है? नियंत्रण कहलाती है। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण करने की प्रक्रिया ही नियंत्रण कहलाती है। तंत्रिका द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नियंत्रण कहलाती है। आगे बात करते हैं समन्वय क्या होता है। जो आपके चैप्टर का हेडिंग है उसके बारे में भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो बात करते हैं समन्वय क्या होता है कि भाई उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की किसी जीव के विभिन्न अंगों को परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना ही समन्वय कहलाता है। आगे बात करते हैं उद्दीपक क्या होते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, उद्दीपक में जो नाम आया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखलाते हैं और सक्रिय रहते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। और उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्राय उनके शरीर अंग के किसी भी गति के रूप में होती है। अब जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आती है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जो एग्जाम में कई बार प्रश्न इससे ही बनता है सीधा। वो तो छोटी मोटी डेफिनेशन थी जो आपको याद करनी पड़ेगी। और तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिका में सबसे आता है तंत्रिका उत्तक। सबसे पहले क्या आता है? तंत्रिका उत्तक। तो यहाँ पे जो ये तंत्रिका उत्तक क्या होता है भाई, तंत्रिका का निर्माण है ना वो तंत्रिका उत्तक से ही होता है, उत्तक के द्वारा ही होता है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या, तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका उत्तक के द्वारा ही होता है तथा तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन से बने होते हैं। तंत्रिका उत्तक किससे बनते हैं? न्यूरॉन के द्वारा बने हुए होते हैं। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन के द्वारा बने हुए होते हैं। आगे बात करते हैं तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक की लंबी होती है। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोप्लास्ट से बनती है और इसके 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना के अंदर कितने भाग होते हैं साथियों? 3 भाग होते हैं। कोशिकाएं, साइटोन भी कहते हैं, और डेंड्रॉन्स और एक्सॉन, ये 3 भाग होते हैं तंत्रिका कोशिका की। आगे चलते हैं तो ग्राही क्या होती है। ग्राही की परिभाषा कई बार आ चुकी है, तो यहाँ पे से भी आप जरूर पढ़े। तो यहाँ पे देखो, एक कोशिका अथवा एक कोशिका का समूह है जो एक विशेष प्रकार की उद्दीपन तथा पर्यावरण में विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है, तो उसे ग्राही कहते हैं। तो ग्राही के प्रकार भी यहाँ पे दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं खुद ही बता दूंगा, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। बात करते हैं प्रकाशीय ग्राही, जिनके 5 प्रकार होते हैं। ग्राही के कितने प्रकार होते हैं साथियों? 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है प्रकाशीय ग्राही, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, जैसे आंखें हैं अपनी, तो ये प्रकाशीय ग्राही होगी। उष्माग्राही क्या होती है? उष्मा के तथा ताप के प्रति संवेदनशील उष्माग्राही कहलाती है, जैसे त्वचा होगी। बात करें ध्वनि ग्राही क्या होती है? ध्वनि के प्रति संवेदनशील ध्वनि ग्राही कहलाती है, जैसे आपके कान हो गए, कान के ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं। और घूर्णा ग्राही क्या होती है? गंध के प्रति, घूर्णा मतलब गंध के प्रति संवेदनशील नाक में, ठीक है। और स्वाद ग्राही क्या होती है? जिसमें स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है जीवा में, ठीक है। तो ये आपके ग्राही के प्रकार हो गए। प्रकाश ग्राही, उष्माग्राही, ध्वनिग्राही और घृणाग्राही और स्वादग्राही, ये 5 आपकी ग्राही के प्रकार हो गए। तंत्रिका कोशिका के भाग है आपका, पहला भाग आता है दुर्मिका या डेंड्रोइट इसे कहते हैं। दुर्मिका इसे कहते हैं, डेंड्रोइट इसे कहते हैं। यहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। यहाँ पे क्या की जाती है साथियों? सूचनाएं उपार्जित की जाती है। और दूसरा यहाँ पे आपका आता है कोशिकाएं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, कोशिकाएं कहलाती है। एक्सॉन क्या होता है? यहाँ पे देखो, इस चीज को जो आपको ध्यान से देखना है, एक्सॉन क्या होता है। यहाँ जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे अंग संचरित होते हैं, उसे एक्सॉन कहते हैं।
यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स किसे कहते हैं, तो ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे चीज़ आती है सिनेप्स क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो तंत्रिकाओं के बीच में जहाँ वो आपस में जुड़ती है सदैव छोटा सा रिक्त स्थान रहता है, उसे अंतर्ग्रंथन या फिर सिनेप्स कहते हैं। पेपर में कई बार एग्जाम में छप चुका है ये प्रश्न। दो तंत्रिकाएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे छोटा सा भाग रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सिनेप्स कहते हैं। अंतर्ग्रंथन भी आपका नाम एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पे इसी परिभाषा को याद जरूर करें। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, तो ये आपको याद कर लेनी है। तंत्रिका कोशिका की परिभाषा 5वीं से लेके आप 8वीं से लेकर साथियों 8वीं से लेकर 10वीं के बीच में ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं। बात करते हैं तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका सबसे पहला प्रकार आता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा आता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और तीसरा पॉइंट आपका आता है बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। चौथा पॉइंट आता है तंत्रिका कोशिका के कार्य। चौथा पॉइंट आपका तंत्रिका कोशिका कार्य है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के तंत्रिका कोशिका यहाँ पे प्रकार आपको बताए जा रहे हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, और दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और तीसरा पॉइंट आपका बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाई संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है। संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाने संवेदी तंत्रिका कोशिका का कार्य है। संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाना संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है। और आगे बात करते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या होती है। यह मांसपेशियों से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। क्या करती है, मांसपेशियों से आदेश को पेशियों तक ले जाती है। आगे बात करते हैं मस्तिष्क से जो आदेश होते हैं उनको पेशियों तक ले जाती है। ध्रुवीय तंत्रिका, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क को पेशियों की ओर ले जाती है, मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है। बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के कार्य, क्या कार्य है, तो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखला बनाती है। क्या बनाती है साथियों, चेन बनाती है, श्रृंखला बनाती है। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेग के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न होती है। तो यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका कार्य दिया गया है। आपको बात करें तंत्रिका आवेग क्या है, तंत्रिका आवेग क्या है, तो आप इसे जरूर पढ़े तंत्रिका आवेग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तंत्रिका आवेग की यहाँ पे परिभाषा दी गई है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा रासायनिक क्रिया तथा विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। बात करते हैं युग्मानुबंधन क्या है, वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन को एक एक्सॉन के अन्य शाखाओं एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच में बनता है, युग्मा बंधन कहलाता है। तो यहाँ पे युग्मा बंधन की परिभाषा आपको दी गई है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, आप घबराइए मत, क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मैं बता दूंगा, ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया में सबसे सरलतम रूप प्रतिवर्ती क्रिया है। यह वह क्रिया है जिसमें यंत्रवत करते हैं। गरम प्लेट को छू जाने पर हमारे हाथ दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। जब हम गरम प्लेट को छूते हैं या फिर बात करते हैं गरम तवा होते हैं जो हमारे घरों पे जो जिसमें खाना पकाते हैं, उस पर अगर छू लेते हैं तो अपना तुरंत हाथ हट जाता है, क्योंकि तंत्रिका से जो हमारे मस्तिष्क में एक डाटा जाता है कि आपका हाथ गर्म हो रहा है, जल रहा है, जिससे हम अपने मस्तिष्क को अपने को एक एक्शन लेने के लिए प्रतिवर्ती क्रिया दर्शाता है, अपना हाथ तुरंत ऊपर उठ जाता है। आगे बात करते हैं वे क्रियाएं जिनसे आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अगर हम तवे या फिर जो भी गर्म चीज़ है उस पर हाथ रखते हैं, अपन चाहे कितना भी अपने दिमाग या फिर जो भी अपना ताकत लगा के उस पर रख ले, वो तुरंत हट जाएगा, ठीक है ना, तुरंत हट जाएगा, क्योंकि अपन को गर्म महसूस होगा, मस्तिष्क कहेगा हटा ले इसको। बात करते हैं यह क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होती है, मेरु रज्जु के द्वारा ये नियंत्रित होती है। ये काम सारा किसका होता है, मेरु रज्जु का होता है। आगे बात करते हैं टहलना, वे क्रियाएं जिनसे हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ऐसी क्रियाएं कहलाती है। आपको पता है टहलना एक अच्छी क्रिया है, अपनी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं, अतः टहलना एक अच्छी क्रिया है जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। और आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, प्रतिवर्ती क्रिया में अपना या गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रिया में जो मार्ग अपनाया जाता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया के शीघ्र होने देता है। प्रतिवर्ती चाप अना जो अनुक्रिया को क्या होने देता है, शीघ्र होने देता है, फास्ट होने देता है। आगे बात करते हैं इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप
के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलती है। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से मस्तिष्क में जाने वाले रास्ते के एक बंडल में से मिलती है। प्रतिवर्ती चाप तथा मेरुरज्जु से बनते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है साथियों, मानव मस्तिष्क। यहाँ पे आपको जो चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है, समझाने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, तो इसे आप जरूर पढ़ें। तो यहाँ पे बात करते हैं मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क का जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, आप यहाँ पे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। मस्तिष्क की क्या है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, और मस्तिष्क का एक चित्र भी आपको पूछ लेता है। यहाँ पे देखो, चित्र मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, चित्र की एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया कि चित्र आपको किस प्रकार से बनाना है। तो वो वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हो, उसे देख सकते हो कि विज्ञान सारे चित्र की एक वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। मानव मस्तिष्क क्या होता है। देखो साथियों, मस्तिष्क आपको पता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप याद कर रहे हो तो वो भी आपके मस्तिष्क के कारण ही आपको याद हो रहा है। जो समझ में आ रहा है वो मस्तिष्क के कारण ही समझ में आ रहा है। मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और यह अत्यधिक कोमल होता है। मस्तिष्क पे अपन चोट मारते हैं तो वह तुरंत आदमी मर जाता है, ठीक है, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही कोमल भाग होता है, और मस्तिष्क पे चोट मारने पर तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जो कपाल में सुरक्षित होता है, कपाल से घिरा हुआ होता है मस्तिष्क का भाग हमारा, ठीक है, कपाल में सुरक्षित होता है। यह चारों ओर से त्रिसूत्रीय झिल्ली से घिरा हुआ होता है, त्रिसूत्रीय झिल्ली से ये घिरा हुआ होता है। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे 3 भाग आपको बताए गए हैं, तो 3 भाग आपको याद कर लेने हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे अग्र मस्तिष्क क्या है, इसको समझाया नहीं गया है। तो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क क्या होता है, इसके अंदर घ्राण पिंड, परम मस्तिष्क तथा डायनिस फ्लोन आते हैं। घ्राण पिंड गंध का ज्ञान, और परम मस्तिष्क स्मृति, सोचने एवं विचारने, तर्क शक्ति आदि, डाइएनोसिफिनॉन और भूख प्यास नींद एवं नियंत्रण अपचायक आदि के केंद्र होते हैं। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की बात करें तो सीधा सीधा यह हमें भूख प्यास और नींद और नियंत्रण का एहसास दिलाता है, और शक्ति यह हमें प्रदान करता है। बात करते हैं मध्य मस्तिष्क क्या होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है भाई। मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका हुआ होता है। मध्य मस्तिष्क का भाग अधिकांश जो अनुमस्तिष्क से ढका होता है, यह इसका मेन कार्य क्या है, मध्य मस्तिष्क का ज्ञान। मध्य मस्तिष्क होता है, उसका मेन काम होता है ज्ञान प्रदान करना व्यक्ति को, तो यह मध्य मस्तिष्क का काम है। बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके अंतर अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मस्तिष्क पूंछ आता है। बात करते हैं पोन्स क्या होती है। यहाँ पे नाम आया पोन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पोन्स क्या होती है। अनुमस्तिष्क में के सामने तथा मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित होता है पोन्स। अनुमस्तिष्क के सामने और मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित होता है आपका पोन्स। यह हृदय स्पंदन और श्वास की आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बात करते हैं अनुमस्तिष्क क्या होता है। अनुमस्तिष्क के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। परम मस्तिष्क के पश्चिम भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है, यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं मस्तिष्क पूंछ क्या होती है। यहाँ पे आपको देख सकते हो भाई, मस्तिष्क पूंछ क्या होती है। मस्तिष्क का पश्चिम बेलनाकार भाग होता है, यह शरीर की अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बात करते हैं मेरुरज्जु क्या होती है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशन, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वही मस्तिष्क का पश्चिम भाग लंबा होकर कपाल के पश्चिम छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैलता रहता है, और यह मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कोशिकाओं से बनी होती है, इसके मध्य एक तंत्रिका नाल होती है। बात करते हैं ये ऊतक कैसे सुरक्षित होते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका, ये ऊतक कैसे रक्षित होते हैं। तो मस्तिष्क का एक कोमल अंग है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए मस्तिष्क की अस्थियों से बने हुए बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यह अपने हाथों और कमर के मध्य के नीचे ले जाने पर अपना कठोर आभार संरचना का अनुभव करेंगे, और कशेरुकाओं दंड एवं रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु से रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करते हैं, यहाँ पे एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पे इसको भी आपको पढ़ लेना है। तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के दुर्मिका चीरे ग्राही अंगों से सूचना ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं, और यह सूचनाएं संसाधित होती है। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रिया संपन्न होती है। अब बात करें पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो भाई वर्दी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वर्दी गति एवं स्पति गति के बीच में अंतर आपको बताना है। वर्दी गति क्या होती है? यह एक दिशा में ही उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। यह कोशिकाओं के असमान वृद्धि के कारण होती है। वर्दी गति अनुकरणीय है। वर्दी गति क्या है? आपका अनुकरणीय है। और स्पति गति क्या होती है? इसमें उद्दीपनों की दिशा में कोई प्रभाव आपका नहीं दिखता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पति क्रियाओं में कोशिकाओं की स्पति क्रिया में परिवर्तन आने के कारण स्पति क्रिया की उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है साथियों? उत्क्रमणीय होती है, जबकि वर्दी गति आपकी अनुक्रमणीय होती है। अब बात करते हैं आगे, आपके जो नोट्स हैं वो आपके अनुवर्तनी गति एवं अनुचलन गति में आपको अंतर यहाँ पे पूछ दिया जाता है। अनुवर्तनी गति क्या होती है? इसमें उद्दीपनों की दिशा का निर्धारण होता है। उसमें उद्दीपनों की दिशा का क्या होता है साथियों? निर्धारण होता है। हाँ, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो भी इसमें उद्दीपनों की दिशा का क्या होता है? निर्धारण होता है, एकदम फिक्स होती है उद्दीपनों की दिशा। ठीक, आगे बात करते हैं। यह स्थिर पौधों के द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। उद्दीपनों के आधार पर यह अनुवर्तनी गति के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे प्रकाश पुनर्वर्तन और गुरुत्व पुनर्वर्तन और रासायनिक पुनर्वर्तन आदि आपकी है। अनुचलन गति क्या होती है? इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं होता है। और यहाँ पे आगे आपके दिया गया, इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भी भाग का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। यह अनुचलन गति है। तीसरा पॉइंट आपको दिया गया, उद्दीपन के कारण पर अनुचलन गति के भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाश अनुचलन और ताप अनुचलन आदि। बात करते हैं प्रकाश अनुवर्तन और प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन में आपको अंतर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं पादप हार्मोन क्या क्या है। पादपों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पादप की वृद्धि एवं विकास की अनुक्रिया का नियमन करते हैं, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के आपको यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं। आप उन प्रकार को यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, आपके इतने प्रकार दिए गए हैं, 5 प्रकार आपको दिए गए हैं। ऑक्सिन्स और जेब्रिलिन्स, और आपका तीसरा है साइकोटोनिस, और चौथा आपका रेवर्सिक अम्ल, और पांचवा आपका एथाइलिन है। तो यहाँ पे पादप हार्मोन आपको दिए गए हैं। ऑक्सिन्स क्या होता है? यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न आता है इन पादप हार्मोन से। ऑक्सिन्स क्या है? कोशिकाओं में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, और फलों एवं पत्तियों को आस में गिरने से रोकना, और काई के प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य होते हैं। जेब्रिलिन्स क्या होता है? तनों की लंबाई में वृद्धि करना और बीजों के अंकुरण को बढ़ाना और पुष्पों के खिलने की सहायता करना, और कुछ पौधों में अनिश्चित फलन उत्पन्न करना आदि इनके कार्य हैं जेब्रिलिन्स के। तो यहाँ पे कोई आपको उदाहरण देके पूछ लेगा किसका कार्य, किस हार्मोन का कार्य है। बात करते हैं साइटोकाइनिन्स, जो आपका पादप हार्मोन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ये, और जीर्णता को नष्ट करता है, और सुप्तावस्था को नष्ट करता है। अब बात करते हैं F6 अम्ल क्या है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करता है, प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है आदि इसके ये कार्य होते हैं। अब बात करते हैं एथाइलिन क्या होता है। एथाइलिन फलों को पकने में सहायता करता है। आपको यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से, फलों में पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन काम करता है, तो आपको एथाइलिन इसका उत्तर देना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपको बताते हैं तनों के फूलने में सहायक होता है ये आपका एथाइलिन, और मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है आदि इसके कार्य होते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन तथा एंजाइम में क्या अंतर होते हैं। हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है, इनके अंतर आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं साथियों? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं हार्मोन। किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथियों से हार्मोन आपके स्रावित होते हैं, और इनमें वहन रुधिर के द्वारा होता है। ये उपापचय क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉयड और पॉलीपेप्टाइड के होते हैं। ये किन से बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉयड और पॉलीपेप्टाइड से बने हुए होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ये एंजाइम भी कार्बनिक होते हैं, और ये बाह्य स्रावी ग्रंथियों के पाचक रस से बने या पाचक रसों में पाए जाते हैं। वो अंत में पाए जाते हैं
हार्मोन और ये बाह्य स्रावी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इनका वहन नलिकाओं के द्वारा होता है, उनमें नलिकाओं के द्वारा होता है और ये उपापचय क्रियाओं के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उपापचय क्रिया का। और ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अंतःस्रावित ग्रंथि तथा बाह्य स्रावित ग्रंथियों में क्या अंतर है आपका? यह नलिका वहीन ग्रंथियां होती है, नलिका वहीन ग्रंथियां है और इनके स्रावित को रुधिर के द्वारा गति में को तक पहुंचाना है। ये विशेष अंगों को उचित वृद्धि तथा कार्यों के लिए उत्तरदायी है। बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या होती है? नलिका युक्त होती है। ये किससे होती है? नलिका युक्त होती है और इनका स्रावित नलिका शरीर के भीतर तक पहुंचाना है। ये भोजन को बाह्य पदार्थों पर कार्य करने के लिए निपुण होती है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावित ग्रंथियां तथा उनके स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो एग्जाम में प्रश्न आता है 2 नंबर का, इसी से आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है पीयूष ग्रंथि क्या है? यह मस्तिष्क में स्थित होती है। इसमें यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। जो मटर का दाना उसके आकार की आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न सीधा छपता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? वर्दी हार्मोन होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होते हैं, एससीएफ और एफएसएच, और ये हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वर्दी हार्मोन, जिसे जीएच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएच कहते हैं। और यह अस्थियों एवं ऊतकों को वृद्धि का नियंत्रण करता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या इसे एडीएच कहते हैं। इसका वक्र द्वारा जल को पुनः अवशोषित करने का नियंत्रण नियमित करता है। एसीएफएच यह कोर्टिसोन निर्माण के लिए अधिवक्र कोर्टिकस को उत्तेजित करता है। और एफएसएच क्या है? यह एस्ट्रोजन स्रावन के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। बात करते हैं, यह थायरोक्सिन के स्रावन के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। और दूसरा आपका थायराइड हार्मोन क्या है? थायराइड यह गले में स्थित होता है, जिस थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन उपापचय वृद्धि की दर को नियमित करता है और इसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? गलगंड रोग होता है। और अधिकता से भीमाकायिता रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ये थायराइड हार्मोन की कमी ज़्यादा हो जाती है तो भीमाकायिता भी रोग इससे हो सकता है। तो बात करते हैं आगे की, जो आपका प्रश्न है अग्नाशय हार्मोन। तो इसकी लेगरहिंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। और इस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है साथियों? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन, उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और इंसुलिन हार्मोन किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे बात करें अधिवक्र ग्रंथि क्या है? इसमें कोर्टिसोन का स्रावन होता है। यह कोर्टिसोन प्रोटीन एवं शर्करा में बदलने का कार्य करती है। और आगे बात करते हैं अंडाशय। अब बात करते हैं, यह एक प्रोटीन एवं यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। यह मादा हार्मोन के अभिलक्षण का विकास करता है। और वृक्षण क्या होता है? यह टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन नर को विकसित करता है। बात करते हैं मादा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। और नर में पाया जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन। मादा में एस्ट्रोजन, नर में टेस्टोस्टेरोन। और मादा में प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन पाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आप मेरे को कोड सेंड कर देना कि भाई